नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है फूडोमिक्स। ये एक ऐसा विज्ञान है जो ये समझने की कोशिश करता है कि हमारा भोजन मतलब मॉलिक्यूलर स्तर पर हमारे शरीर से कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे बात करता है। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के भविष्य को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो आज हम गहराई से बात करेंगे फूडोमिक स्टोरी नाम के एक दस्तावेज के आधार पर। हमारा मकसद ये समझना है कि खाना सिर्फ पेट भरने या कैलोरी गिनने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीन्स, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी इम्यूनिटी के लिए जानकारी का एक स्रोत कैसे हो सकता है। सोचिए, सुबह नाश्ते में आपके सामने ओट्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, शहद, अलसी, एक कटोरा है। साधारण लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर उस कटोरे के अंदर एक तरह का आणविक संदेश छिपा हो जो सीधे आपके शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सके। फूडोमिक्स इसी संभावना की पड़ताल करता है। बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि फूडोमिक्स असल में है क्या, ये पारंपरिक पोषण विज्ञान से मतलब ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन साइंस से कैसे अलग है, ये काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी ये बीमारियों को समझने, शायद रोकने और यहाँ तक कि इलाज करने के तरीकों को कैसे बदल रहा है। हम कुछ ठोस उदाहरण भी देखेंगे और थोड़ा भविष्य की तस्वीर पर भी नज़र डालेंगे। हाँ, क्योंकि सदियों से तो हमने भोजन को कैलोरीज, विटामिन्स, मिनरल्स इसी नजरिए से देखा है। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात आई, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन फूडोमिक्स, जैसा आपने कहा, ये तो कई कदम आगे है। ये पूछ रहा है कि खाना हमारे जीन एक्सप्रेशन को, हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज को, हमारे प्रोटीन के फंक्शन को कैसे बदलता है। ये तो बिल्कुल माइक्रो लेवल की बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। और ये सब मुमकिन हुआ है कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, NMR है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, और हाँ, बहुत शक्तिशाली कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए इसके लिए। ये टूल सिर्फ ये नहीं देखते कि खाने में क्या है, बल्कि ये विश्लेषण करते हैं कि भोजन के अणु शरीर में कैसे एब्सॉर्ब होते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे शरीर के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि हम भोजन और हमारे शरीर के बीच की छुपी हुई भाषा को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छुपी हुई भाषा वाली बात दिलचस्प है। वैसे ये विचार कि भोजन ही औषधि है, ये कोई बिल्कुल नया तो नहीं है। हिपोक्रेट्स ने भी कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। सही कहा। ये विचार पुराना है, लेकिन अब फर्क ये है कि हमारे पास इसे वैज्ञानिक सटीकता से साबित करने और कह सकते हैं लागू करने के लिए टूल्स हैं, तकनीक है। उदाहरण के लिए ब्लूबेरी को ही लें। पारंपरिक पोषण क्या बताता है कि उनमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, वो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बस। लेकिन फूडोमिक्स इससे कहीं ज्यादा गहरी बात बताता है। ये बताता है कि पॉलीफेनॉल्स हमारे गट माइक्रोबायोम मतलब आंत के बैक्टीरिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और इस इंटरैक्शन से ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, छोटे अणु जो सिग्नल का काम करते हैं, जो सीधे सूजन और एजिंग से जुड़े जीन्स के एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट वाली बात नहीं है, ये तो सीधा जीन्स पर असर है। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि ब्लूबेरी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर या पार्किंसंस के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं। और हल्दी, उसका तो आयुर्वेद में जिक्र है सदियों से। हाँ, हल्दी का उदाहरण भी बहुत अच्छा है। आयुर्वेद ने उसके औषधीय गुण पहचाने। अब फूडोमिक्स हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर दिखा रहा है कि कैसे क्यूक्यूमिन, जो हल्दी का एक्टिव कंपाउंड है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ से जुड़े पाथवेज को रेगुलेट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आंत के माइक्रोबियल समुदायों को भी रीशेप कर सकता है, मतलब उनका संतुलन बदल सकता है। तो जो बातें पहले सिर्फ पारंपरिक ज्ञान थी, उन्हें अब हम मॉलिक्यूलर स्तर पर मैप कर पा रहे हैं, उनके काम करने का तरीका समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। पुरानी बुद्धिमत्ता और नई तकनीक का संगम है ये। सुना है फूडोमिक्स के काम करने के कुछ मुख्य स्तंभ हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं। हाँ, इसे समझने के लिए हम 4 मुख्य ओमिक्स क्षेत्रों को देखते हैं। ये मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। पहला है न्यूट्रीजीनोमिक्स। ये इस बात का अध्ययन है कि भोजन में मौजूद पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, हमारे जीन्स की एक्टिविटी को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब खाना हमारे डीएनए पर असर डालता है। ये तो बड़ी बात है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जेनेटिक मेकअप ये तय करेगा कि मुझे कौन सा खाना ज्यादा सूट करेगा? हाँ, काफी हद तक। उदाहरण के लिए मछली में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, वो सीधे उन जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं जो हार्ट हेल्थ से जुड़े हैं। तो हाँ,
आपकी जेनेटिक बनावट ये तय कर सकती है कि किसी खास न्यूट्रिएंट पर आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली डाइट सलाह से बहुत आगे की बात है। समझ गया। और दूसरा स्तंभ? दूसरा है न्यूट्री प्रोटियोमिक्स। ये ट्रैक करता है कि भोजन हमारे शरीर में प्रोटीन की संरचना और उनके फंक्शन को, मतलब उनके काम करने के तरीके को कैसे बदलता है। प्रोटीन तो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और वर्कर मॉलिक्यूल्स भी, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे कुछ लोगों को ग्लूटीन से दिक्कत होती है सीलियाक रोग में, क्या वो इसी से जुड़ा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। न्यूट्रीप्रोटियोमिक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि सीलियाक रोग में ग्लूटेन जैसे प्रोटीन इम्यून सिस्टम को कैसे ट्रिगर कर देते हैं, मतलब कैसे वो एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करते हैं। ये प्रोटीन के लेवल पर होने वाला बदलाव है। ठीक है, तो जीन्स हो गए, प्रोटीन हो गए, तीसरा स्तंभ है न्यूट्रीमेटाबोलोमिक्स। ये थोड़ा जटिल लग सकता है पर है बहुत दिलचस्प। ये भोजन पचने के बाद हमारे खून या यूरिन में बनने वाले हजारों छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स की प्रोफाइलिंग करता है। ये मेटाबोलाइट्स हमारे स्वास्थ्य का एक तरह से स्नैपशॉट देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ब्लड टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल पता चलता है, वैसे ही इन मेटाबोलाइट्स की जांच से भविष्य की बीमारियों का अंदाजा लग सकता है? जैसे क्या यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है कि किसी को टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क है? हाँ, बिल्कुल। यही इसका बड़ा पोटेंशियल है। किसी व्यक्ति का मेटाबोलोम प्रोफाइल, मतलब उनके मेटाबोलाइट्स का पैटर्न, भविष्य में होने वाली बीमारियों जैसे टाइप 2 डायबिटीज या हृदय रोग के लिए एक अर्ली बायोमार्कर या वार्निंग साइन हो सकता है। ये बीमारी के लक्षण दिखने से बहुत पहले जोखिम बता सकता है। कमाल है। और चौथा? ये जरूर माइक्रोबायोम से जुड़ा होगा, है ना? आजकल उसकी बहुत चर्चा है। आप बिल्कुल सही है। चौथा स्तंभ है न्यूट्री माइक्रोबायोमिक्स। ये अध्ययन करता है कि हमारा भोजन हमारी आंत में रहने वाले खरबों सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबायोम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। अब हम जानते हैं कि ये माइक्रोब सिर्फ पाचन में मदद नहीं करते, वो हमारी इम्यूनिटी, हमारे मूड, हमारे मेटाबॉलिज्म, इन सब को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे फाइबर है, वो सिर्फ पेट साफ नहीं करता, वो उन अच्छे बैक्टीरिया का खाना है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये चारों स्तंभ, जीन्स, प्रोटीन, मेटाबोलाइट्स और माइक्रोबायोम, ये मिलकर फूडोमिक्स का पूरा ढांचा बनाते हैं, जिससे हम समझते हैं कि खानपान और बीमारियों का क्या रिश्ता है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है जो डाइट डिजीज रिलेशनशिप को अलग-अलग लेवल पर समझने में मदद करता है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में बीमारियों के संदर्भ में कैसे काम कर रहे हैं। कैंसर से शुरू करें, एक बड़ी चुनौती है आज के समय में। जरूर। देखिए, कैंसर कोशिकाएं अपनी ग्रोथ के लिए कुछ खास मेटाबॉलिक पाथवेज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। फूडोमिक्स हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कुछ फूड्स में पाए जाने वाले कंपाउंड्स, जैसे ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है, वो कैसे उन जीन्स को बंद कर सकते हैं जो ट्यूमर को बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ ब्रोकली खाने से कैंसर रुक जाएगा, या ये कीमोथेरेपी जैसे इलाज के साथ काम करता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, फूडोमिक्स आधारित पोषण को अक्सर पारंपरिक इलाजों जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन का सप्लीमेंट माना जाता है, उनका विकल्प नहीं। आइडिया ये है कि सही पोषण शरीर को इलाज के लिए बेहतर रिस्पॉन्ड करने में मदद कर सकता है या साइड इफेक्ट्स कम कर सकता है। रिसर्चर्स अब कैंसर पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना रहे हैं जो उनके खास तरह के कैंसर और उनके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हों। समझ गया, मतलब इलाज को ज्यादा असरदार बनाने का एक तरीका। कैंसर के अलावा डायबिटीज, खासकर टाइप 2 डायबिटीज? हाँ, टाइप 2 डायबिटीज में फूडोमिक्स दिखाता है कि मामला सिर्फ चीनी कम करने का नहीं है, ये उससे ज्यादा जटिल है। हमारा ओवरऑल डाइटरी पैटर्न मॉलिक्यूलर लेवल पर इंसुलिन सिग्नलिंग को कैसे प्रभावित करता है, ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, फलियों में जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो आंत में पचने पर ऐसे मेटाबोलाइट्स पैदा करता है जो ब्लड शुगर कंट्रोल को बेहतर बनाते हैं। और मेटाबोलोमिक्स प्रोफाइलिंग से वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से मरीज इस तरह के फूड से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। मतलब फिर वही बात आ गई कि हर किसी के लिए एक ही सलाह काम नहीं करेगी। कुछ लोगों को फलियों से ज्यादा फायदा होगा, दूसरों को शायद किसी और चीज से। दिल की बीमारियों के बारे में क्या? पहले तो लो फैट पर बहुत जोर था। हृदय रोग के मामले में फूडोमिक्स ने वाकई हमारी समझ बदली है। अब पता चल रहा है कि सिर्फ फैट की मात्रा नहीं, बल्कि कौन सा फैट खाया जा रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है।
जैसे जैतून के तेल में जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन से जुड़े जीन नेटवर्क्स को रेगुलेट करते हैं। मेवे यानी नट्स वो ब्लड में लिपोप्रोटीन प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं। तो फूडोमिक्स की मदद से हम पारंपरिक लो फैट सलाह से आगे बढ़कर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से ज्यादा सटीक कार्डियो प्रोटेक्टिव डाइट बना सकते हैं। तो फैट से डरने की जरूरत नहीं, सही फैट चुनना जरूरी है। ये तो राहत की बात है। और दिमाग की बीमारियां, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, क्या वहां भी फूडोमिक्स का कोई रोल है? हाँ, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और न्यूरो इन्फ्लेमेशन मतलब मस्तिष्क में सूजन की बड़ी भूमिका होती है। फूडोमिक्स ऐसे कंपाउंड्स की पहचान कर रहा है जैसे फलों सब्जियों में फ्लेवोनॉइड्स या मछली में ओमेगा 3, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे न्यूरॉन्स में जीन एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं और उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं। इससे न्यूरोप्रोटेक्टिव डाइट के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। और ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आईबीडी, इनमें तो शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ करने लगता है। ऑटो इम्यून रोगों में भी फूडोमिक्स महत्वपूर्ण है। ये ऐसे बायोमार्कर दे सकता है जो ट्रैक करते हैं कि डाइट इम्यून पाथवेज को कैसे बदल रही है। कुछ लोगों में ग्लूटेन, डेयरी प्रोटीन या कुछ फूड एडिटिव्स इम्यून जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है। वहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स उन्हें शांत करने में मदद कर सकते हैं। फूडोमिक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन से फूड्स ट्रिगर है और कौन से फायदेमंद। इन सब में माइक्रोबायोम का जिक्र बार बार आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये फूडोमिक्स का एक बहुत ही रोमांचक पहलू है। हमारा दूसरा जीनोम भी कहते हैं इसे। बिल्कुल, माइक्रोबायोमिक्स शायद फूडोमिक्स के सबसे तेजी से बढ़ते एरिया में से एक है। हमारी आंत में खरबों माइक्रोब्स हैं और उनका कलेक्टिव जेनेटिक मटेरियल हमारे अपने जीनोम से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये माइक्रोब्स उन चीज़ों को पचाते हैं जिन्हें हम खुद नहीं पचा सकते, और इस प्रोसेस में वे कई तरह के मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो हमारे मूड, इम्यूनिटी, वजन, बीमारियों के जोखिम सबको गहराई से प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये कैसे काम करता है? जरूर। जब गट बैक्टीरिया फाइबर को फर्मेंट करते हैं, फाइबर जो हमें सब्जियों, फलों, साबुत अनाज से मिलता है, तो वे शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFAS बनाते हैं। ये SCFAS एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं और माना जाता है कि ये कोलन कैंसर का खतरा कम करते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी की डाइट में प्रोसेस्ड मीट बहुत ज्यादा है, तो कुछ बैक्टीरिया TMAO जैसे हानिकारक कंपाउंड बना सकते हैं, जिन्हें हार्ट डिजीज के बढ़ते रिस्क से जोड़ा गया है। तो मतलब हम जो खाते हैं वो तय करता है कि हमारी आंत में कौन से बैक्टीरिया पनपेंगे, और वो बैक्टीरिया फिर ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जो या तो हमें फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान। एकदम सही। फूडोनॉमिक्स की असली ताकत इसी कनेक्शन को मैप करने में है। कौन से फूड्स किन माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं और वो माइक्रोब्स बदले में कौन से हेल्दी या अनहेल्दी कंपाउंड पैदा करते हैं। इसी समझ के आधार पर अब मोटापा, डिप्रेशन या क्रोन्स डिजीज जैसी कंडीशंस के लिए पर्सनलाइज्ड माइक्रोबायोम डाइट पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ये पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन वाली बात बहुत दिलचस्प है। हम सब ने ये अनुभव किया है कि कोई डाइट किसी दोस्त के लिए कमाल कर देती है, पर हमारे लिए बेकार साबित होती है। फूडोमिक्स शायद इसका जवाब दे सकता है। हाँ बिल्कुल, फूडोमिक्स हमें बताता है कि ऐसा क्यों होता है। हम सब जेनेटिक रूप से अलग हैं, हमारे माइक्रोबायोम्स अलग हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अलग तरह से काम करता है। इसलिए दो लोग एक ही सेब खा सकते हैं और उनके शरीर में मेटाबॉलिक लेवल पर बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। इसी ने पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के आइडिया को जन्म दिया है ना? यानी ऐसी डाइट जो किसी व्यक्ति की खास जेनेटिक, प्रोटियोमिक, मेटाबॉलिमिक और माइक्रोबायोमिक प्रोफाइल के आधार पर डिजाइन की गई हो। बिल्कुल। सोचिए एक ऐसे भविष्य की जहां डॉक्टर सिर्फ दवा की पर्ची नहीं, बल्कि आपके शरीर की यूनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया फूड प्लान भी लिखते हैं। आपका नाश्ता इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करे और साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी बैलेंस करे। ये सुनने में तो भविष्य की बात लगती है। क्या इस पर सच में काम हो रहा है? हाँ, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है। कई कंपनियां और रिसर्च लैब्स वियरेबल बायोसेंसर और एप्स डेवलप कर रही हैं जो रियल टाइम में आपके मेटाबॉलिज्म जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ट्रैक कर सकते हैं और फिर आपको सुझाव दे सकते हैं कि आपके लिए अगला भोजन क्या होना चाहिए। प्रोटोटाइप्स मौजूद है, ये फील्ड तेजी से बढ़ रहा है। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी है,
लेकिन जाहिर है कुछ चुनौतियां भी होंगी। इस सारे डेटा की सही ढंग से व्याख्या करना, उसमें से मीनिंगफुल पैटर्न निकालना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कोरिलेशन और कॉजेशन यानी सहसंबंध और कारण के बीच फर्क करना भी बहुत जरूरी है। और ये खतरा भी तो है कि कंपनियां बिना ठोस सबूत के महंगी ओमिक्स आधारित डाइट बेचने लगे। हाँ, ये एक वास्तविक चिंता है। कमर्शियल ओवर सिंप्लीफिकेशन का रिस्क हमेशा रहता है। इसके अलावा कुछ एथिकल सवाल भी हैं। किसी व्यक्ति के जेनेटिक और मेटाबॉलिक प्रोफाइल से मिले डेटा का मालिक कौन है? क्या बीमा कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं? और क्या पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन स्वास्थ्य में असमानता को और बढ़ा देगा अगर ये सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित रहा तो? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और एक बात और, खाना सिर्फ मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, रिश्तों का हिस्सा है। क्या फूडोमिक्स इस पहलू का नजरअंदाज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये एक अहम बात है। फूडोमिक्स को इस बात का सम्मान करना होगा कि भोजन सिर्फ डेटा पॉइंट्स का कलेक्शन नहीं है। वो हमारी पहचान, हमारा समुदाय, हमारे आनंद का स्रोत है। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन को अगर प्रभावी होना है तो उसे कल्चरली सेंसिटिव और प्रैक्टिकल भी होना होगा। तो आगे देखते हुए इन चुनौतियों के बावजूद फूडोमिक्स स्वास्थ्य की कहानी में एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला अध्याय खोलता है। कल्पना करें कि अस्पतालों में भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज ना होकर इलाज का एक जरूरी हिस्सा बन जाए। कैंसर वार्ड में ट्यूमर से लड़ने वाले कंपाउंड से भरपूर खाना परोसा जा रहा हो। मेंटल हेल्थ क्लिनिक मरीजों को माइक्रोबायोम फ्रेंडली डाइट दे रहे हों। नर्सिंग होम में खास भोजन दिया जा रहा हो जो बुजुर्गों की यादाश्त बनाए रखने में मदद करे। यहाँ तक कि प्रिवेंटिव केयर मतलब बीमारियों की रोकथाम में भी क्रांति आ सकती है। बीमारी होने का इंतजार करने के बजाय फूडोमिक्स सालों पहले ही जोखिमों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे सही डाइटरी बदलाव करके लोगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके। तो चलिए उस सुबह के नाश्ते के कटोरे पर वापस चलते हैं। ओट्स, ब्लूबेरी, अलसी। अब वो सिर्फ एक अंदाजे से हेल्दी नहीं है। फूडोनॉमिक्स हमें बता सकता है कि ओट्स में बीटा ग्लूकन्स शायद कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जीन्स की एक्टिविटी कम कर रहे हैं। ब्लूबेरी में एंथोसायानिन शरीर में इन्फ्लेमेशन को शांत कर रहे हैं। और अलसी में लिग्निन्स आंत के उन खास बैक्टीरिया को पोषण दे रहे हैं जो हमें कोलन कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। हर निवाला एक संदेश है। हर भोजन हमारे शरीर और खाने के बीच एक संवाद है, एक कॉम्प्लेक्स डायलॉग। और फूडोनॉमिक्स के साथ हम आखिरकार इस संवाद को सुनना और समझना सीख रहे हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या यह मुमकिन है कि भविष्य में सेहत का रास्ता सिर्फ दमा की शीशी से नहीं बल्कि हमारी रसोई की मेज से होकर गुजरेगा? फूडोनॉमिक्स के जरिए शायद हमारे रोजमर्रा के खाने के विकल्पों में ही बीमारियों को रोकने और यहां तक कि उन्हें पलटने की शक्ति छिपी हो। ये निश्चित रूप से इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हमारी थाली में क्या है ना?